Students, I am Ramchandra Singh Chauhan from DPSBM Bellary. Now we study about genetics. Dear friends, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और पहली वीडियो आपने देखी होगी, उससे आगे लेके चलते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको कुछ मेंडल्स के रूल बताए थे, उसके अनियमितता बताई थी, इसके बारे में आपको जानकारी। आज मैं उससे थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि कुछ जो डिसऑर्डर्स आए थे, जो कमी, जैसे क्रोमोसोम के कारण क्रोमोसोम की संख्या अदल बदल जाए या उनकी संरचना में परिवर्तन आ जाए या फिर मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती हैं बॉडी में वो बदल जाए किसी कारण से, ये भी सब क्रोमोसोम के कारण बदलती हैं। तो कोई ना कोई बॉडी में कमी आ जाती है, कोई ना कोई विकार हो जाता है। तो आज चलिए उसी विकार के बारे में हम बताते हैं। ज़रा वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जल्दी से वैसे समझ में आपको नहीं आ पाएंगी। तो सारी वीडियो को एक बार नहीं, दो बार देखना, तीन बार देखना, लेकिन पूरी वीडियो देखना अच्छी तरह से। तो मैं आज पहला बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया ये ऐसा रोग है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण होता है। मेटाबॉलिक कुछ कमी आ जाती है मेटाबॉलिज्म में, इसलिए होता है। इस रोग में जो सिकल सेल एनीमिया है, इस रोग में जो आरबीसी होती हैं, हमारे ब्लड में 3 तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी सेल्स होती हैं उनके अंदर एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी होती हैं। तो इनकी संरचना जो होती है वो, यदि ठीक आरबीसी है तो उसकी संरचना एक डिस्क टाइप होती है, थोड़ा डिस्क टाइप, बाई कॉनकेव डिस्क होती है जैसे, उस तरह की इसकी रचना होती है जो सही है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इनका डेड हो जाता है और केवल क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है। इसके अंदर केवल क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। अब ये हीमोग्लोबिन यदि नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन की रचना बहुत काफ़ी बड़ी होती है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो ठीक है। और यदि इसमें कुछ कमी आ जाती है, संरचना बदल जाती है, तो फिर ये ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि इसका काम है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन अणुओं को से जो ऑक्सीजन होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो फेफड़ों में ली जाती है, उसको हीमोग्लोबिन बढ़ा लेता है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बढ़ा लेगा। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज में जाकर पुनः क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाती है और जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज को मिल जाती है। उससे फिर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की कई चेन होती है हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन की एक चेन होती है बीटा ग्लोबिन, इस चेन का नाम है बीटा ग्लोबिन। तो छठे बीटा ग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन की चेन है, बीटा ग्लोबिन, इस बीटा ग्लोबिन की स्ट्रक्चर बदल जाती है। तो बीटा ग्लोबिन में छठे नंबर पर जो एमिनो एसिड है, तो नॉर्मल में जो छठे नंबर पर इसका एसिड होना चाहिए वो होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक इस चेन में जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है, इसमें 6 नंबर पर, छठे नंबर पर इसमें आना चाहिए ग्लूटामिक एसिड। लेकिन इस रोग में
ग्लूटामिक एसिड नहीं आता, इसमें छठे नंबर पर वेलिन आ जाता है। बजाय ग्लूटामिक एसिड के क्या आ जाएगा? वेलिन। तो संरचना बदल गई चेन की, बजाय ग्लूटामिक एसिड के क्या हो गया? वेलिन अमीनो एसिड हो गया। जब वेलिन अमीनो एसिड हो जाता है तो इसकी संरचना बीटा ग्लोबिन की बदल जाएगी। तो अब ये तो इसमें तो क्षमता है इस चेन वाले में कि ऑक्सीजन को ग्रहण कर ले, लेकिन वेलिन आने से ये ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर सकता और ये आरबीसी का रूप भी बदल जाता है। आरबीसी बजाय राउंड के अब आरबीसी का टाइप ये हो जाता है, थोड़ा इस तरह से आरबीसी घूम जाती है। ऐसी आरबीसी ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन जो हो गया वो बदल गया। तो जो ये बदला हुआ हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन को हम HbS से HbS सिकल सेल एनीमिया इससे प्रदर्शित करते हैं हम। और जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उस नॉर्मल हीमोग्लोबिन को HbA से HbA, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये सिकल सेल एनीमिया वाले का हीमोग्लोबिन है। अब यदि ये होमोजाइगस स्थिति बन जाए तो ये हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाता तो उसकी डेथ हो जाती, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती नहीं है और ऑक्सीजन जब ग्रहण नहीं करेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो जैविक कार्य नहीं चलेंगे, तो जीव की जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ये समझिए कि इसकी जो किस तरह से इसकी वंशागति होती है। यदि ये हीमोग्लोबिन, मैं बताया कि हीमोग्लोबिन H यानी कि दोनों उसके HbS हो जाते हैं। HbS दो एलील होते हैं ना प्रत्येक के, इसके एलील के दो रूप होते हैं। और यदि HbS हो जाए तो क्या हो जाता है? HbS में पूर्णतः ये सिकल सेल एनीमिया है और ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेगा। ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेगा तो बच्चे की जन्म लेते ही मृत्यु हो जाएगी। और यदि हीमोग्लोबिन ये वाला है तो उसमें सिकल सेल एनीमिया तो है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया होने के साथ साथ ये जीवित रहता है, लेकिन कुछ भी कार्य करने के लिए अक्षम रहता है। जीवित तो रहेगा, इतनी एनर्जी तो मिलती रहेगी जीवित रहे, लेकिन अपने कार्यों को सुचारू रूप से नहीं चला सकता। अब इसमें वंशागति हम यदि इसकी लेते हैं सिकल सेल एनीमिया की, तो इस प्रकार होती है। यह HbS और दूसरा ले हम तो दो जीन होते हैं HbS HbA HbS HbA हम इसकी वंशागति करें तो इससे यदि ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा? HbS और HbA। तो इन स्थिति में तो यही बनेगा, इसको इससे मिला दे तब भी ये बनेगा, इसको इससे मिला दे तब भी ये बनेगा। तो ऐसी स्थिति में ये नॉर्मल था, अब क्या हो गया? ये हीमोग्लोबिन ये सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त हो गया, क्योंकि एक पर इस पर जीन आ गया, इसका HbA HbS इसका जीन आ गया। तो ये क्या बन गया? हमारा रोग है लेकिन मरेगा नहीं। अब यदि हम इसी को हम मिलाएं HbS को HbS HbA से, एक HbS है, दूसरा HbA, एक मेल है एक फीमेल है, HbS HbA इससे मिला दें तो ये जब इससे मिलेगा तो क्या बनेगा? HbS और HbS। तो दोनों जो
इसके फैक्टर आए वो HbS आ गए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये संतान जीवित नहीं रहेगी क्योंकि पूर्ण तौर से सिकल सेल एनीमिया है। यदि इसको इससे मिला दें तो क्या बनेगा, HbS और HB है, HbS HB, ये जीवित रहेगा, ये संतान डेड हो जाएगी, ये संतान जीवित रहेगी। यदि इसको इससे मिला दें तब भी ये संतान क्या होगी, HbS HbS, ये भी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। इसको इससे मिला दें तो ये जीवित रहेगी। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, अनुपात बदलेगा। जो मर गया वो रह कहाँ गया, जो डेड हो गया तो वो तो संख्या कम होगी, जन्म लेते ही मर गया, तो इसमें इनका अनुपात जो होता है वो बदल जाता है इस तरह से। तो ये रोग आपका क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। तो एक रोग तो आपका आ गया है सिकल सेल एनीमिया। दूसरा रोग मैं आपको यह बता रहा हूँ, उसका नाम है फिनाइलकीटोनुरिया। अब देखेंगे आप फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया, ये रोग आपने बहुत कम देखा होगा लेकिन बड़ा भयंकर रोग होता है फिनाइलकीटोनुरिया। ये रोग जिसको होता है उसकी जो माइंड है वो ब्रेक हो जाता है, मस्तिष्क की क्षमता नष्ट हो जाती है, और ये प्राय बच्चों में होता है, कभी कभी बड़ों में भी देखने को मिलता है। तो इसमें माइंड जो होता है वो धीरे धीरे डैमेज होता चला जाता है। कभी अचानक हंसता है, अचानक रोने लगता है, किसी के साथ मारपीट करने लगे, तो इस तरह से इस रोग में हो जाता है फिनाइलकीटोनुरिया में। बाकी वैसे परेशानी नहीं दिखा देती, इसमें कोई ना दर्द है ना कुछ है, लेकिन उसका माइंड क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो माइंड डिस्टर्ब होने में फिनाइलकीटोनुरिया। अब इसका बात है कि आखिर ये होता क्यों है, क्या कारण है। तो ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। फिनाइलकीटोनुरिया जो रोग है ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण होता है। बॉडी में एक पदार्थ होता है सेल में, उसका नाम होता है फिनाइल कंपाउंड होता है, उसका नाम है फिनाइल एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन जो फिनाइल एलेनिन का है ये, हाँ फिनाइल फिनाइल एलेनिन है। इस कंपाउंड का ठीक से मेटाबॉलिज्म नहीं होता। इसको एक एंजाइम होता है इसमें जो इसको आगे बढ़ाता है, वो एंजाइम उसका नाम है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलाइजेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, ये एंजाइम है इसका फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। ये एंजाइम जो होता है इसको आगे विघटित करता है। जब ये विघटित करता है तो इसका नए कंपाउंड बनते हैं। यदि ये एंजाइम नहीं बनता, किसी कारण से, किसी डिसऑर्डर से नहीं बनता, ये कोई कमी आ जाती है, क्रोमोसोम में ऐसा जीन ना हो जाए तो जीन की वजह से बनता है, जीन इसका ना हो तो ये हमारा एंजाइम नहीं बनेगा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बनेगा। और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये इसका आगे विघटन नहीं होगा,
इसका विक्टर नहीं होगा, तो इसका विक्टर ना होने से हमारा बन जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड। फिनाइल पायरुविक एसिड। ये फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाएगा यदि ये विघटित ना हुआ तब। तो मैंने कहा कि इसका एंजाइम नहीं बनता, एंजाइम नहीं बनेगा तो ये इसका विघटन नहीं हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड ऐसा कंपाउंड है जो वेरी टॉक्सिक ये टॉक्सिक कंपाउंड है। और जब ये टॉक्सिक कंपाउंड बॉडी में एकत्र होगा, बॉडी के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड होगा, तो ये वहाँ तो यूटिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है, तो ये बॉडी में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब फिर ये जब ज़्यादा मात्रा होगी तो यूरिन के साथ ये बाहर निकलता है। लेकिन उससे पहले ये जब ब्रेन में पहुंचता है, क्योंकि ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ब्लड में मात्रा बढ़ेगी तो ये पहुंचेगा ब्रेन में, और ब्रेन में पहुंचने पर ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उनको तोड़ना शुरू कर देता है। ये हमारा फिनाइल ये जो हमारा एंजाइम हुआ, ये कंपाउंड हुआ फिनाइल पायरुविक एसिड, ये टॉक्सिक होता है, बहुत विषैला होता है, और ये जब ये ब्लड के साथ ब्रेन में पहुंचेगा तो वहाँ पहुँचने पर उसके टिश्यू को तोड़ना शुरू कर देगा, और टिश्यू जब डैमेज होंगे तो टिश्यू के डैमेज होने से उसको क्या हो जाएगा, जो मेंटली डिसऑर्डर है वो हो जाएगा। माइंड उसका ठीक से काम नहीं करेगा, मेंटली डिसऑर्डर होने से ये आपका रोग हो जाता है। तो ये रोग है, तो इसके सिम्टम्स को जानना जरूरी एक बनता है कि मेंटली जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, और डिस्टर्ब होने से ही ये इसकी परेशानी होती है। और कुछ समय बाद ऐसे में ये भी होता है कि जब ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये आपका रोग हुआ। तो ये जो रोग मैंने बताए ये थे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि ऑटोसोमल मेटाबॉलिक ऑटोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि इसके जीन जो है वो किस पर हैं, ऑटोसोम पर हैं। अब इसके बाद जो हम आपको कराएंगे उसके जो जीन होंगे वो होंगे सेक्स क्रोमोसोम पर। तो इसके बाद हम चलेंगे, उसका नाम होगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो वो अगले वीडियो में बताएंगे आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो तब तक के लिए ये मैंने आपको यहाँ पूरा किया। धन्यवाद।